हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। हमने प्रीवियस सेशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टैंड्स फॉर ईडी। ओके, उसको डिनोट कैसे किया जाता है फॉर्मूला में, ईडी से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा और जिसमें हमने देखा कि उसने लॉ ऑफ डिमांड की बहुत जम के बुराई की। क्या किया उसमें, बोल रहा था लॉ ऑफ डिमांड बताता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, बट फेल्स टू एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहां क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता नहीं पाता है और उसमें इनवर्स रिलेशन है ये बस बताया था उसने। दूसरा, एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड। क्वांटिटेटिव मतलब ही क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। लास्ट में आता है प्रोफेसर मार्शल ने, फिर उसके बाद उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया, उसमें कंसेप्ट लिखा और कंसेप्ट में क्या बोला कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी प्राइस से और जितने भी अदर फैक्टर से, उसका क्या मिलेगा हमको, रिस्पॉन्सिवनेस। तो यहाँ दो तीन वर्ड आपको कंटिन्यूअसली मिल रहे हैं। वो वर्ड क्या क्या है आपके, एक है एक्सटेंट ऑफ चेंज, दूसरा है क्वांटिटेटिव और तीसरा कौन सा मिला, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस और अदर एनी अदर फैक्टर्स। ओके, ये आपको मिल गया था। फिर उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें सबसे फर्स्ट था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी में फॉर्मूला क्या लिखना है, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। फिर हमने पढ़ा क्रॉस इलास्टिसिटी, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, percentage change in quantity demanded of a commodity A divided by percentage change in price of commodity B। किसी का कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए यहाँ पास। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ईडी लिखता है, क्वांटिटी डिमांडेड का यहाँ पास प्राइस और क्वांटिटी का है, इनकम में वाई डिनोट करता है और यहाँ पास डी या सी नहीं, डी ही है। ये आपको गलत चार्ट मिल रहा है, ईसी है, ईसी ही है, ठीक है, ईसी है। तो वो आपको कमोडिटी के रिगार्डिंग उसने दिया हुआ है। तो ईडी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही वो डिनोट करेगा तो भी चलेगा आपका, ठीक है। अब उसको अलग अलग तरीके से बुक ने डिनोट किया है, जैसे इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज क्वांटिटी प्राइस। तो फॉर्मूला वो शॉर्ट में बनाने की कोशिश की गई है, तो उसको काफी डिटेल में दिया गया है। बुक दिखा दो आपको, किस पेज में, आ जाओ, ये देखो दिया हुआ है। उसने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, देखो जैसे मैं बोल रहा हूं परसेंटेज चेंज क्यू वाई क्यू, समझ में आ रहा है क्या कुछ। मैंने क्या बताया, इसी को सबसे पहले देखें, क्या प्राइस का कहां है, क्रॉस है, हाँ ये था, पहले यहां से चालू करते तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। Price elasticity of demand is a ratio of proportionate change in quantity demanded of a commodity to a given proportionate change in its price। तो जो आप फॉर्मूला में लिख रहे हो उसी को आपको क्या लिखना है, पहले थ्योरी में लिखना है। ये दिख रहा है, ये पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जी, प्राइस इलास्टिसिटी, वही चीज लिखा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, पूरा डिटेल में लिखा है, टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस। तो यही है, प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिवाइड इज टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। ओके, सिंबॉलिकली क्या डिनोट किया गया, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज में बहुत बार बनाते हुए आया हूं, क्या क्या है, परसेंटेज चेंज क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज पी। तो उसको शॉर्ट में ही उसने क्या किया हुआ है, डिनोट किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट आता है ईडी इज इक्वल टू, अब ये क्या चीज है, ये जब मैं एक एग्जांपल लूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ओके, उसके लिए अभी हम इमीडिएटली एक एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ, पूरा डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगा।
ये प्राइस है और ये क्या है, क्वांटिटी है। प्राइस हम 100 से कितना कर देते हैं, 200, नहीं 200 से 100 करते हैं तो अब आपको और अच्छा समझ में आएगा। जो बुक में डिनोट है वही कोशिश करूंगा, लिखता हूं। 200 से 100 हो गई। सो क्वांटिटी पहले कितनी थी, 1000 थी, तो अभी कितनी हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज होने से इंक्रीज हो जाएगी। देखो प्राइस क्या हुई है, डिक्रीज, क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। इसमें कोई फंडामेंटल में किसी को इश्यू है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ED is equal to percentage change in quantity divided by percentage change in price. ओके, सो यहां पास हम सिर्फ चेंज निकालेंगे। अब ये चेंज किसका है, मैं इतना निकाल रहा हूं, चेंज P और चेंज Q। तो कितना चेंज हुआ है, 100। ये कितना चेंज हुआ है, 500। जो स्टार्टिंग है उसको अपन क्या बोलते हैं, बेस। बेस से कितना चेंज हुआ है, 100। बेस से कितना चेंज हुआ है, 500। अब मैं निकाल रहा हूं परसेंटेज चेंज। कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस में कितना परसेंटेज का चेंज आया है, 100 चेंज हुआ है, बेस कितना 200 से, तो कितना आएगा 50%। चलो नेक्स्ट, कितना चेंज हुआ है 500, बेस क्या था 1000, कितना चेंज हुआ 50% ही बोलेंगे। तो ये क्या निकल के आ गया, परसेंटेज चेंज इन, ये हो गया प्राइस, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। अब हमको क्या निकालना है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। हमने पहले क्या निकाला, चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस, फिर हमने क्या बनाया उसका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी हम क्या लिख देंगे यहां पर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है 50% कितना आ जाएगा 1। ED इज इक्वल टू 1। व्हाट डज इट मीन, वो आगे चल के हम देखने वाले हैं। इसको बोलते हैं यूनिटरी। अब ये यूनिटरी भी बोल दूंगा तो आप ऐसे देखोगे, आने वाला है। यूनिट को नाम है, 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, 0 आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ये सब आने वाला है। अब जब ये फिगर जब आप डिवाइड करोगे, सो आप 40 डिवाइड बाय 50 करो, कितना आएगा, एनीवन कर लो, 0.8, जिसको बोलेंगे लेस देन 1। कभी आएगा 60 डिवाइडेड बाय 50, ये कितना आ जाएगा 1.2। तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1। यही सब डिनोट है। 50 बाय 50 आएगा तो क्या आएगा 1। इसी तरह 0 इनफाइनाइट ऐसे करके कंसेप्ट रहेंगे, वो अपन आने वाले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां था कि ये फॉर्मूला को यूज कैसे किया जाता है, तो इस टाइप से कुछ यूज किया जाएगा। ये क्वांटिटी विल रिमेन सेम, यहां क्या समझ लो इनकम है, तो भी क्या रहने वाला है, सब कुछ सेम ही रहने वाला है। ये एग्जाम में तब भी नहीं आता है, डोंट वरी। कोई ऐसा एग्जाम्पल देखिए। अब बात चल रही थी कि मैंने फॉर्मूला को एलोबरेट किया हुआ है, ओके। अब ध्यान देना, यहां पास इसको क्या बोलेंगे, चेंज, और इसको क्या बोलेंगे, बेस। अभी आना, अभी क्या यहां लिखा हुआ है, इसको एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है आपको, आपने यहां तक लिखा तो भी सफिशिएंट है। अब उसको एक्सप्लेन कैसे किया गया है, परसेंटेज चेंज इन क्यू कैसे आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्यू कैसे आएगा, सिर्फ ऊपर का बताओ। सो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, दैट इज बेस, ओके। और ये न्यूमरेटर जब अपन रिवर्स करेंगे उसको, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ओके। सो बेस अपन क्वांटिटी होगा, लेकिन इनको पहले अपन सीधा सीधा दिखाते हैं, डिवाइड ही रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, चेंज इन P डिवाइडेड बाय P, इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, राइट। वही चीज मेंशन किया हुआ है, ये क्या निकल के आ रहा है, चेंज, लेकिन ये डिवाइड है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे चेंज करेंगे, इसको क्या हो जाएगा, P डिवाइड बाय बेस अपन P। समझ में आ रहा है क्या। तो ये ऐसा होता था, है, और कॉमर्स में आने के बाद आपके सिस्टम में ये सब सुनने को एरर आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका वास्तविक जीवन से अभी तक आपका कोई लेना देना नहीं है। सीए फाउंडेशन वगैरह में जाओगे तो लगेगा।
क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह और डिटेल में यदि पूछ रहा है, बात कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन ये ऐसा कंसेप्ट है। सो ये इतना इंपॉर्टेंट यहां तक, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके आगे का आपने देखा है, और इसी को हमने क्या किया है, एग्जाम्पल में अभी लिया हुआ है, देखना है फिर से, भरोसा ही नहीं रहता आप लोग को मेरे ऊपर। तो अपन ने अभी क्या किया है, चेंज इन P डिवाइडेड बाय P, और ये क्या है, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q, यही तो किया है हमने अभी। ओके, बस मैंने क्या किया, सिंप्लिसिटी से ले जाने की कोशिश की है, उसी को पहले इंडिविजुअली सॉल्व किया, उसके बाद मैंने क्या किया, उसको डिवाइड किया है। ओके, रिवर्स करके देखना है आपको। लो ये देखो ऐसे जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 1000, जब इसको मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 100, और आंसर विल रिमेन क्या आने वाला है, सेम, क्या, 1। समझ में आ रही है बातें। अब ये कैलकुलेट करने में अब आप देख ही रहो, अपने आप की शकल देखो सबको, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या था हमारा, समझ में आया, चलेगा। अब ये फिगर कभी भी चेंज हो सकता है, यू ऑल्सो एग्री दिस। प्राइस में मैंने यहां पास 80 रख दिया तो चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यहां पास मैंने प्राइस 150 रख दिया तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंगली ये चेंज कैसे होगा, कभी 1 आएगा, कभी 1.5 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 0.8 आएगा, कभी 0.5 आएगा। ओके, एलोबरेट करने के लिए आपको जब कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप तो सिर्फ फॉर्मूला लिख के बैठ जाओगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। हमको क्या करना रहेगा, थोड़ा सा आंसर को लेंथी बनाना है। तो उसको क्या है, डिनोट करना पड़ेगा। Q स्टैंड्स फॉर द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन Q इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यू क्वांटिटी एंड द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। P स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल प्राइस एंड चेंज इन P इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यू प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस, और खत्म होता है। अब इसी तरह से उसने क्या किया है, इनकम के केस में डिनोट करने की कोशिश की है। एक बार जल्दी से देखो, इनकम परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। डन, इसमें कोई डिफिकल्टी। क्रॉस इलास्टिसिटी में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ए डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। ए इज द ओरिजिनल कमोडिटी, बी इज द अदर कमोडिटी। उसी को डिनोट करके वैसे ही बनाने की उसने कोशिश की है, और बस Q और P में वहां पास डिनोट करना था क्या, A एंड B। Until unless you have written this at least once in your lifetime, आपको नहीं आएगा एग्जाम में। तो आप चाहे बुक हो, मैं दे रहा हूं टाइम, आप उसको कहीं पास तो लिख के एक बार देखो, कौन सा, क्रॉस इलास्टिसिटी का। क्रॉस इलास्टिसिटी का नहीं लिखोगे, मेरे मैं ही लिख देता हूं आपके लिए। क्या है फॉर्मूला क्रॉस इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। ओके, सो ये ए बी इस तरह नहीं डिनोट करना है, क्यू ए एंड पी बी। ओके, तो इस टाइप से चलेगा। अब हम जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ए निकालना है, करो 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 फास्ट, कुछ लोग कर रहे हैं, नहीं मेरा देख के नहीं, अपना अपना करो आप। हाँ, वही तो करना है, वही तो नहीं आएगा आपको। क्या आएगा आपका, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय
क्वांटिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्राइस ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी, चेंज इन, ये भगवान पेन ही नहीं चलती हो, क्वांटिटी ऑफ डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ ए, प्राइस ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ बी। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करना रहेगा। चेंज इन क्यूए क्या है, क्यूए क्या है, चेंज इन पीबी क्या है और पीबी क्या है। तो चेंज इन क्यूए क्या है, पहले क्यूए बताते हैं। ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ए, डिफरेंस इन क्वांटिटी ऑफ या चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ए में कितना चेंज आया है। ओके, यही मेंशन रहेगा। ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ अ डिमांडेड कमोडिटी, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ए, ये हो गया। ओरिजिनल प्राइस ऑफ कमोडिटी बी, चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। ओके, ये चीजें चार जब लिखोगे तब जाके आप एक एक पॉइंट जो रहेगा आपका मोर देन हाफ प्लस 1 पेज में जाके कवर होगा। एलोबरेट कर, अरे 3 पॉइंट, कभी भी सिंगल पॉइंट जल्दी नहीं पूछेगा। आपको क्या क्या पूछने वाला है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्या क्या उसके अंदर आ जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और कितने टाइप के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकते हैं, टेट पिक्स पावना, तो जितने भी हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं सभी की क्या बना सकते हैं अपन, फॉर्मूला बना सकते हैं। चलो, अब मेन इंपॉर्टेंट आता है क्या, किस चीज का, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसको ध्यान मत दो, मैं आपको बताना चालू करता हूं। मैं आपको एक ही बस दिखाऊंगा यहां से, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। When a slight or zero change in the price brings then about a infinite change in the quantity demanded of that commodity, it is called as perfectly elastic demand. It is only the theoretical concept. For example, 10% fall in price may leads to infinite rise in the demand. तो उसने खुद लिख दिया है, कुछ लोग एग्जाम्पल भी पूछ रहे थे क्या है, ये क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल एक कंसेप्ट है, लेकिन ये भी होगा। और उस केस में ये क्या आएगा, इनफाइनाइट। चाहे आप अपने कैलकुलेटर में भी करेंगे ना, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आप बहुत बड़ा फिगर लेंगे और डिवाइड बाय एक बहुत ही स्मॉल फिगर से करेंगे तो आपको कुछ खास आने वाला नहीं है। ओके, सो उसी को बोलेंगे क्या, आपका इनफाइनाइट। सो यहां से मेरे चार्ट से शायद तक थोड़ा सा ये मिस हुआ है, इसलिए आपको कंफ्यूज हो सकता है कि टाइपो एरर हो गया है। When a zero change या slight change in the price leads to infinite change in the quantity demanded. तो यहां पास ED क्या आने वाला है, इनफाइनाइट आएगा। चलो, अब मैं आपको जल्दी से थ्योरी जल्दी से देख लो, तो मैं आपको लेके जाता हूं कहां पास, इसको बनाना कैसे है सब। फिर वही है, डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम आपको आता है तो उसके अंदर का कंटेंट आप अच्छे से लिख सकते हो। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब क्या है, नाम में क्या लिखा है, मैंने आपको पहले भी बताया। इलास्टिक मतलब क्या लिखना है, इलास्टिक मतलब क्या होता है, चेंज होता है, और इन इलास्टिक मतलब नो चेंज। अब इलास्टिसिटी या इलास्टिक क्या लिखा है, डिमांड, तो चेंज इन डिमांड आएगा और नो चेंज इन डिमांड आएगा। ये ध्यान रखना, अपने आप डायग्राम कंप्लीट होगा। इन इलास्टिक डिमांड है मतलब irrespective of change in the price there is a no change in the quantity demanded. Read करो, when a percentage change in the price has no effect in the quantity demanded of a commodity it is called as perfectly inelastic demand. उसको क्या बोलेंगे अपन, perfectly inelastic demand. एग्जांपल के लिए 20% fall in price will have no effect in the quantity demanded. जैसे अपन यहां पास एग्जांपल ले सकते हैं सॉल्ट। ओके, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं, आप क्या है ज्यादा यूज करने लगोगे, पानी आपको मिलेगा ज्यादा पीने लगोगे क्या, व्हाट इज ऑफ कंप्लीटली यूज,
ओके उसका फॉर्मूला भी उसने दिखाने की कोशिश किया है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितनी है 0 डिवाइडेड बाय 20। अपने कैलकुलेटर में भी करोगे तो क्या आएगा 0। समझ में आ रहा है? ये अब मैं सारा चीजें एक साथ कोरिलेट कर रहा हूं। अभी मैंने बताया था आपको क्या, अभी एक्सप्लेन किया क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस परसेंटेज, अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे, उसमें अपन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वही फॉर्मूला यहां पास रिपीट है, क्या आप देख सकते हो? और उसमें जब हमने फिगर रखा तो मैं वही बता रहा था आपको, कभी क्या आएगा 0 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी ग्रेटर देन 1 आएगा, कभी लेस देन 1 आएगा, और कभी कभी इनफाइनाइट आएगा। अभी आप देखते जाओगे कि ये सब चीजें आने वाली हैं। अभी आपने क्या देख लिया है? 0 देख लिया। ऊपर आपने क्या देखा था? इनफाइनाइट। देखो जब इसमें आप फॉर्मूला रखोगे ना, जब आप प्राइस में क्या रखोगे, ह्यूज अमाउंट क्वांटिटी में, और प्राइस में स्लाइटली 0 या कि 1 रखो, क्या आएगा आपका? इनफाइनाइट आने वाला है। नेक्स्ट मैं इसके देखो लिखा हुआ है कैसे सिचुएशन में आएगा। सिचुएशन रियली ऑकर्स, फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर सॉल्ट एंड मिल्क। समझ में आ रहा है? इसके डायग्राम को छोड़ो, मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूं। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी क्या रहता है? 1। अब यूनिटरी मतलब होता है प्रोपोर्शनेट, जिस प्रोपोर्शन में प्राइस चेंज हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में क्या चेंज होने वाला है? डिमांड। सो व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू proportionate change in the quantity demanded, then demand is said to be unitary elastic। जिस प्रोपोर्शन में प्राइस चेंज होगा उसी प्रोपोर्शन में क्या चेंज होगा? डिमांड। तब हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ईडी इज इक्वल टू 1। और ये वाला हमने एग्जांपल लिया था किसमें? अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां पास 50-50% आया था, और क्या आया? 50% डिवाइड बाय 50% 1। और यहां भी क्या आ रहा है आपका? परसेंटेज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज इन प्राइस, क्या आ रहा है? 1। तो देयरफॉर ईडी इज इक्वल टू 1। और एक और ध्यान रखना, इसको बोला जाता है द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में या कहीं पास पूछ लेता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या कि फिल इन द ब्लैंक में पूछ लेगा तो उसको क्या बोलते हैं, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिखने को बोलेगा, नहीं तो ये वर्ड यूज कर लेगा। तो बहुत छोटे से कहीं पास खोपचे में उसने दे दिया है, ध्यान रखना। डन। रिलेटिवली इलास्टिक, अब इसके बारे में समझने की कोशिश करना ध्यान से। मेरे तरफ देखो, नहीं तो नहीं ज्यादा समझ में आएगा, जब लिखा हुआ है उसके बाद पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बोला है क्या? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। नाम में क्या लिखा है? इलास्टिक डिमांड। जो डिमांड है वो ज्यादा चेंज हो रही है एज कंपेयर टू द प्राइस। सॉरी, प्राइस का क्या रहेगा? डिक्रीज होगा। रिलेटिवली ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू द प्राइस। नाम से समझने की कोशिश करो, रिलेटिवली क्या ज्यादा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिमांड रिलेटिवली ज्यादा है, चेंज हो रही है, इलास्टिक है। कौन? डिमांड। इलास्टिक दोनों है, बट डिमांड इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू द प्राइस। उसको बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। चलो अभी मैं बताता हूं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अभी समझदार मेरे बहुत स्टूडेंट है, बताओ क्या होने वाला है यहां पास? डिमांड क्या है? कम इलास्टिक है एज कंपेयर टू प्राइस। तो प्राइस हो रहा है ज्यादा चेंज हो रही है, और डिमांड क्या हो रही है? कम चेंज हो रही है। ठीक है, इतना छोटा सा था। अब इसको पढ़ने की कोशिश करो, यहां पर बस इतना ही लिखा हुआ है। व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू more than proportionate change in quantity demanded, the demand is said to be relatively elastic। For example, fall in a price leads to 100% rise in the quantity। तो 100 divided by 50, यहां पास कितना आ रहा है? ईडी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये क्या है? ग्रेटर देन, ईडी इज ग्रेटर देन 1। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। समझ में आया क्या कुछ?
और यहाँ पास कर्व कैसा रहेगा, फ्लैटर स्लोप रहेगा। वो सब मैं दिखाऊंगा डायग्राम में, कौन सा कैसा स्लोप किसमें रहने वाला है। बस कुछ चीजें थोड़ी सी याद रखो। व्हेन अ परसेंटेज चेंज, मैंने ये भी बताया रिलेटिवली इन इलास्टिक, मतलब जो डिमांड है वो कम इलास्टिक है, इलास्टिक दोनों है लेकिन डिमांड क्या है, कम इलास्टिक है एज कंपेयर टू द प्राइस। व्हेन अ परसेंटेज इन प्राइस इज लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस चेंज हो रही है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इन इलास्टिक। फॉर एग्जांपल डिमांड कितना, प्राइस कितना फॉल हो रहा है, 50% देखो चेंज है, और लेकिन क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, सिर्फ 25। तो मैंने अभी भी बोला था इसके अंदर क्या चेंज होने वाला है, कौन सा पार्ट, रिलेटिवली इन इलास्टिक है। तो प्राइस क्या होगा, चेंज ज्यादा चेंज होगा, डिमांड क्या होगा, कम चेंज होगा। यही हो रहा है, प्राइस कितना चेंज हो रहा है, 50%, डिमांड कितना चेंज हो रहा है, 25%। समझ में आ रहा है लिखने से भी, अरे देख लो ना, ये समझ में आ रहा है स्क्रीन में। अभी जो है कि उसका रेट बढ़ गया पर उसका डिमांड इतना नहीं बढ़ा, डिमांड इतना नहीं घटा। पर सर इलास्टिक के लिए क्या एग्जांपल, इलास्टिक के लिए यहाँ तो बहुत सारे एग्जांपल है। स्टारबक्स का एग्जांपल दे दिया, आपका डी मार्ट वगैरह कुछ होता है, वहां ज्यादा कहीं ऑफर लग गया, सीसीडी हो गया, या कि आप कुछ जो चीजें आपको रेगुलरली यूज में आती हैं तो उसमें थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज होता है तो आप लगता है कि यार बाद में तो खरीदना ही, चल अभी खरीद लेते हैं, ठीक है। सो वो सब प्रोडक्ट्स किसके अंदर आ जाएंगे, आपके रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में। प्राइस थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है, आपको पता है कि कोई ब्रांडेड गुड्स है उसमें जल्दी डिस्काउंट वगैरह लगता नहीं है, और सडनली थोड़ा सा भी डिस्काउंट आया तो आप क्या करते हो, चल खरीद ले भाई, नहीं तो बाद में तो वैसे भी इसको किसमें खरीदना पड़ता है हमको, एमआरपी में। ओके, तो उसको बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, कि थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड सडनली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये उसी चीज के लिए रहेगा, मल्टीपर्पज, या उसका आप कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं दूसरी जगह यूज कर पाते हो। अभी आपको टी शर्ट है, समर आने वाला था, टी शर्ट में आपको कहीं डिस्काउंट लग गया तो भर भर के लेके आ गए, बोले पूरे समर में आप यही टी शर्ट पहनेंगे। क्यों लेके आ गए, क्योंकि उसकी क्या थी, थोड़ा सा भी आपको प्राइस बराबर लगा या कम लगा तो आपकी डिमांड सडनली क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अभी रेनी सीजन आएगा तो क्या करोगे, कहीं डिस्काउंट में मिल जाए क्या अम्ब्रेला, तो भर भर के ले आओगे, रेनकोट ले आओगे। क्यों ले आओगे, क्योंकि उसकी आप क्या है, अभी लग रहा है कि देखो प्राइस अभी कम है, ले लेते हैं, क्योंकि बाद में नहीं तो ये किसमें मिलेगा, बहुत ज्यादा प्राइस में मिलेगा। ये भी समझ में आ रहा है, 25 डिवाइडेड बाय 50 किया तो कितना आ रहा है, 0.5। तो ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। अब बारी आ रही है किसकी, चलो मैं आपसे पूछता हूं, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द फॉलोइंग गुड्स। कॉस्मेटिक, मेडिसिन का क्या होगा, चलो कुछ परफेक्टली इनइलास्टिक है, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। स्कूल यूनिफॉर्म, चलो मेरा इसमें टाइम मत खराब करो। वाह, चलेगा। एयर कंडीशनर, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द फॉलोइंग गुड्स, क्या हो सकता है, रिलेटिवली इसका इलास्टिक बोल सकते हैं, और कॉस्मेटिक्स में क्या बोलेंगे, यहां इनफाइनाइट वाला मिल्क सॉल्ट जैसी कोई भी चीज यहां नहीं है। ओके, यदि मिल्क और सॉल्ट रहता तो क्या लिखते हैं अपन, परफेक्टली इनइलास्टिक, कोई चेंज नहीं होगा। और उसने ऑलरेडी बोल दिया प्रैक्टिकल, परफेक्टली इलास्टिक जैसा कुछ होता ही नहीं है। अभी बचता है यूनिटरी, तो वो प्रोपोर्शनेटली चेंज होते हैं। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं कि जिसके क्या होंगे, जिस जिस रेशियो में प्राइस चेंज होगा उस रेशियो में आप क्या होता है, डिमांड भी
चेंज होते रहती है। अभी मेन आता है परफेक्टली रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक क्या है, आपका ऑयल एक हो गया, इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं पड़ता है, ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, यहाँ पास तो है आपका। अभी इसको अपन देखेंगे किसके बाद, अपन आ जाओ एक डायग्राम बनाएंगे, सब लोग कहीं ना कहीं इसको ड्रॉ करो बढ़िया से। बुक में नहीं, कहीं नोटबुक में ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। हाँ, चैप्टर के एंड में जगह बना लो, चलो चैप्टर के एंड में जगह बना लो, आपने जिसने जिसने जैसी जैसी बुक रखी है, बहुत जगह है। चलो टोटल आपको कितने बनाने हैं, ये 5। आ जाओ जल्दी से, अभी गैप थोड़ा रख के बनाना, हाँ 5 आ जाए और अच्छे से क्लैरिटी के साथ आए। सबसे फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से डायग्राम बनाना, मेरा पहले देख लेना, फिर एक एक करके मैं दूंगा, जिस प्रकार से डायग्राम बनाया वैसे उसके नाम लिखो। परफेक्टली इन इलास्टिक यूनिटरी इलास्टिक डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड।
डन, यहां तक सबका कंप्लीट हुआ। आओ नहीं, जग जननी ये स्वाभिमान। ठीक है, हम भाई राज हाँ वो चलो, बहुत टाइम दे दिया आपको इतना ड्रॉ करने के लिए। डन टिल हियर। अब लाइन बाय लाइन आगे चलते हैं। सबसे आता है पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आपको मेन ये देखिए कि यहां पास आपका क्या है, सब जगह आपको ब्लैक से चाहिए ना, ये आपका क्या है सब जगह, क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड है, और ये क्या है आपका प्राइस एरिया है। चलो स्टार्ट करें अभी, आ जाओ। अब हमने देखा कि पर्टिकुलर नाम में क्या लिखा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो मतलब ये डिमांड का जो क्वांटिटी है ये क्या होगा, रेगुलरली क्या होगी, चेंज होगी। इलास्टिक मतलब चेंज, इनइलास्टिक मतलब नो चेंज। तो यहाँ चेंज होने के लिए कभी भी पॉइंट क्या आएगा, यहाँ आएगा, कभी भी पॉइंट यहाँ आएगा, कभी भी यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। तो आ जाते हैं, ये प्राइस हो गई आपकी, ये पी है, और ये यही डी क्या बन जाएगा आपका, डिमांड कर्व। ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। सो यहां पास अभी क्या क्या मेंशन कर सकते हो बताओ। डी डी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या है, जो डी डिमांड कर्व है वो किसके पैरेलल है,
एक्स एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल को अपन क्या बोलते हैं? डीडी पैरेलल इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एच ध्यान रखना, और ये वर्टिकल लाइन रहती है, ठीक है, समझ में आया? ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ध्यान भी रखना हमेशा। सो ये आप एक और वर्ड क्या बोल सकते हो इसको? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लिख लो। नहीं चल रही है। DD हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और क्या लिख सकते हो? नहीं, वो सब तो ठीक है, प्राइस कांस्टेंट या जीरो वो तो आपके थ्योरी में आ जाएगा। आप डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट, राइट डाउन एवरीवन। ये भी आ जाएगा। एक आप क्या लिख सकते हो? यहां फॉर्मूला लिख सकते हो। कौन सा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू, इस तरह इनफाइनाइट कर सकते हो, क्योंकि आपको आंसर अभी बढ़ाना भी है। इसका फुल फॉर्म भी लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म भी लिखोगे। बहुत आराम से करवा रहा हूं, ध्यान से अच्छे से करो। डन। आप यहां पास क्या लिख सकते हो? एग्जांपल में 10% डिवाइडेड बाय 10,000 कर लिया तो भी आपका क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। आपने अपने कैलकुलेटर में कर लेना बाद में, ओके, वो भी आ सकता है। तो ये डायग्राम के अंदर इतना ही है। आ जाओ परफेक्टली इनइलास्टिक के अंदर क्या होने वाला है। यहां बोला है नो चेंज इन डिमांड, तो डिमांड क्या रहेगी? एक बार जो आ गई एक बार वही रहेगी, प्राइस कहीं भी चेंज होती रहेगी, कितनी भी चेंज हो जाएगी। तो अपन इसका डायग्राम कैसे बनेगा आपका? ये आपका डी है, या आप इसको बोल सकते हो क्यू है, और ये आपका डी डी रहेगा डिमांड का। अब आप क्या लिख सकते हो? यस, परफेक्ट। डी वर्टिकल लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। राइट डाउन फास्ट। प्राइस जीरो, परफेक्ट। सो ईडी इज इक्वल टू, पूरा लिख लेना, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? ईडी इज इक्वल टू क्या आएगा? जीरो आएगा यहां पास। अब आप डायग्राम में ध्यान रखना, हमेशा मैं ऐसा होता, मैं ऐसे हमेशा बनाता हूं। एक मैं हमेशा डार्क लाइन बनाता हूं, और हमेशा मैं ये बाकी जो है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो। सो ये क्या डिनोट करता है? Q कोई भी हो, Q1 हो या Q2 हो, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। अब सेम यदि यहां पास मेरे को डिनोट करना हो तो मैं क्या करूंगा? एक पर्टिकुलर P में मैं डार्क लाइन ड्रॉ कर लूंगा, और बाकी एक ऊपर और नीचे अपन क्या करेंगे? डॉटेड लाइन। कि प्राइस कुछ भी चेंज हो जाए
बट डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट। सो ये P ही रखना, ये P1, ये P2 इज रिस्पेक्टिव कुछ भी हो जाए, ED is equal to will remain 0. Okay, DD vertical parallel to y axis। किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? आ जाओ नेक्स्ट, यूनिटरी इलास्टिक में आ जाओ। और इसमें एग्जांपल लिखते चलो हाँ साथ में, तो आपको हमेशा ये परमानेंट ही रहेगा। ये जीरो कैसे आया होगा, चाहे तो आप इस तरह, ये तो एक रखो आप, ईडी इज इक्वल टू जीरो कैसे आया होगा एनीवन? तो 0 डिवाइडेड बाय 20%, सो ये आपका कितना आ जाएगा, 0। ओके, सो वो है याद रखना। आ जाओ यूनिटरी में आ जाओ। यूनिटरी में क्या होता है, प्रोपोर्शनेट चेंज होता है किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में। इसको कैसे ड्रॉ करोगे, एक पर्टिकुलर P है और दूसरा पर्टिकुलर क्या है, Q है। सो ये पर्टिकुलर P और पर्टिकुलर Q है। प्रोपोर्शनेट बोले तो जितने रेशियो से P1 डाउन हुआ है उसी रेशियो से क्या होगा, Q1 इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? अब यहां पास जो रहेगा यूनिटरी, अब आप कर्व आपके दो टाइप के होते हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। लीनियर क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, और नॉन लीनियर कर्व लाइन रहेगी। एक्चुअली ये 45 डिग्री में बराबर से आना चाहिए। ओके, सेम 50-50 आएगा तो ये 45 डिग्री में ही होना चाहिए। ये डीडी डिमांड कर्व है, थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान रखना। ओके, आपके सामने मैंने 45 डिग्री लिया, मैंने जजमेंट से किया था P1 और Q, लेकिन मैंने कैसे मेजरमेंट किया, ध्यान देना, इसका 50% मैं निकाला, ये सेंटर है, तो इतने ही डिस्टेंस के आगे मैंने क्या ड्रॉ किया है, डॉट ड्रॉ किया। मैंने कैसे ड्रॉ किया, ध्यान दिया क्या आपने, मैंने इसको यूनिटरी बनाने के लिए एकदम मैंने क्या किया, प्राइस 50% डाउन किया, और मैंने देखा Q का 50% कितना है, डॉट लगा के देखा मैंने, सिर्फ मैंने वहां ड्रॉ किया क्या कोई लाइन नहीं, तो 50% कितना होता है, ये डिस्टेंस होता है, उतना ही डिस्टेंस मैंने कहां लिया है, आगे लिया है। तो जब प्राइस डिक्रीज हो रही है P टू P1, so quantity is moving from Q to Q1। लिखना पड़ेगा आपको, दिखाओ वो एरो, तो एरो को एक्सप्लेन कर सकते हो आप। डीडी डिमांड कर्व क्या है, यहां पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 1 है, और इसको बोलेंगे इसीलिए ईडी इज इक्वल टू 1। मैंने सिर्फ एक चीज याद रखने को बोली है, वो क्या है, हेडिंग।
हेडिंग से आप पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, वही ध्यान में रखते हुए। सबका क्लियर है यहां तक? और कुछ देखना है इसमें? ये बाद में लिखोगे ना आप एक्सप्लेनेशन में। 50-50 क्या है बताओ? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, और ये 50 क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कभी बता रहा हूं मैं, जो आप है ना उसका 50-50% मैं लेता हूं। पहले मैं देख लो स्क्रीन में मैं क्या ले रहा हूं, देख रहे हो आप लोग? 50-50% ले रहा हूं, जितना आपने लाइन ड्रॉ किया है, और उसके बेसिस पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। डन। ये आपका क्या है बताओ? दिस इज P एंड दिस इज Q। इतना डायग्राम सबसे ड्रॉ हुआ? सब लोग यहां तक ड्रॉ कर लो। हर डायग्राम आपका ऐसे ही ड्रॉ होगा आगे भी, और मतलब जब भी रहता है। मैंने भी यहां भी यही किया था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। अब रिलेटिवली इलास्टिक है, मतलब रिलेटिवली डिमांड में क्या है? ज्यादा चेंज है। मोर चेंज इन डिमांड एज कंपेयर टू प्राइस, इसको बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में लिखना। मोर चेंज इन डिमांड एज कंपेयर टू प्राइस। सो मैं क्वांटिटी बताओ, या तो मैं डिक्रीज कर सकता हूं या तो इंक्रीज कर सकता हूं। आप बताओ क्या करें? इंक्रीज। मैं कितना इंक्रीज कर रहा हूं देखो, ये क्या किया मैंने? Q1 बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। क्वांटिटी इंक्रीज होने से क्या होना चाहिए? प्राइस डिक्रीज होनी चाहिए। सो प्राइस कितनी डिक्रीज हो रही है देखो? बहुत कम। P2 P1 एंड Q2 Q1। क्यों मैंने ऐसा किया? फिर से कोई बताएगा? बिकॉज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, डिमांड में ज्यादा इलास्टिसिटी है एज कंपेयर टू द प्राइस। डिमांड इज मोर इलास्टिक, या मोर चेंज इन डिमांड, मोर इलास्टिक इन डिमांड, ये भी लिख देता हूं। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में बोर रबर सब पकड़ के बताया। इलास्टिक का बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा ह्यूज चेंज हो रहा है किसमें? डिमांड में एज कंपेयर टू व्हाट? प्राइस। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, आ जाओ। नहीं, इसमें कुछ भी हो सकता है। मैं इसको P से P1 थोड़ा और नीचे भी ले लूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको एकदम क्लियर पिक्चर दिखाना चाहता हूं कि कैसे ये। ओहो, ये कैसे आपका ये फ्लैटर लाइन है? फ्लैट मतलब फ्लैटर, ध्यान आ रहा है? ध्यान रखना, फ्लैट स्टीपर मतलब एकदम खड़ी चढ़ान। ओके, ध्यान रखना प्लीज। हाँ, इसमें कोई कुछ गलत मत लिख के आ जाना। इसको बोलते हैं ना ऑलमोस्ट, क्या है देखो, ये एकदम फ्लैट है, सीधा ही कर दिया। इसीलिए मैंने आपके ना, मेरे डायग्राम और आपके डायग्राम में बहुत फर्क आएगा। यहाँ बराबर से सब दिख रहा है। ये 45 डिग्री था, ये क्या है? फ्लैटर है। ये स्टीपर भी दिखाऊंगा, और आपके तीनों डायग्राम एक जैसे दिखते हैं एग्जाम में। अरे देखते आ रहा हूँ ना पिछले 25 सालों से, इसलिए मैं इतने आराम से ले रहा हूँ। ये क्या आपका डीडी डिमांड कर्व है। यहां पास क्या लिखोगे? डीडी डिमांड कर्व इज फ्लैटर स्लोप। एग्जाम्पल में ईडी इज इक्वल टू, यहां क्या है? डिमांड में ज्यादा चेंज है, डिमांड में ज्यादा चेंज है तो डिमांड कितना लिखूंगा? 100। और प्राइस में कितना चेंज है? कम, तो क्या लिखा? 50। कितना आएगा ये?
2। सो यहां पास क्या बनेगा, ईडी इज ग्रेटर देन 1। मैंने क्या सोच सोच के, मेरे शब्द ऐसे बोल के नहीं, बहुत ध्यान से सुनो, मैंने क्या सोच के लिखा है, हेडिंग में ही क्या है, इलास्टिक है, तो मतलब चेंज इन डिमांड क्या है यहाँ पास, ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइस। तो मैंने डिमांड को चेंज कितना किया, 100 कर दिया, 90 कर दो, कुछ भी चलेगा, बट प्राइस से हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। आप बोलोगे सर 60-50 चलेगा, 80-50 चलेगा, 80-40 चलेगा, 80-40 नहीं चलेगा। 80-40 में क्या हो जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक हो जाएगा। नहीं 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 होगा, नहीं होगा, वही आएगा, क्योंकि क्या होना चाहिए यूनिटरी के लिए, सेम होने चाहिए। 50-50, 40-40, 30-30, 20-20 के केस में क्या आएगा, यूनिटरी आएगा। आ जाओ अभी चलते हैं किस में, फ्लैटर के बाद स्लीपर में आएंगे। अगेन मैंने जो बताया 50% ले लो, पॉइंट बनाओ। ए भाई आ जाओ, ये क्या बना आपका, ये P है, ये Q है। अब बताओ आप क्या चाहते हो, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, आप जो बोलो वो करेंगे हम, लेकिन इन इलास्टिक है मतलब डिमांड इज लेस इलास्टिक एज कंपेयर टू प्राइस, या कि आप इसी में एज कंपेयर टू प्राइस। सो डिमांड कम इलास्टिक है, तो डिमांड में क्या करना है, कम चेंज करना है। बताओ कैसा कम चेंज करें, तो इंक्रीज साइड जाओ, डिक्रीज साइड जाओ, जो भी जाओगे सेम आएगा। क्या करना है, इस बार डिक्रीज कर लें, हाँ आपको भी समझ में आया कि कुछ भी किया तो भी चलेगा। ये मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ये मैंने क्वांटिटी कितनी की, डिक्रीज की, कितनी कम की, बहुत कम की, लेकिन प्राइस क्या होगी उसके कारण, इंक्रीज कितनी हो जाएगी, बहुत ज्यादा। चलो इसको ज्वाइन करने की कोशिश करो, अपने आप डायग्राम बनेगा बढ़िया से। सबका ऐसा दिख रहा है कुछ, चाहे वो आप इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, रहने वाला यही है। कैसा दिख रहा है, नहीं नहीं ये अति हो गया है, आप जज्बाती हो रहे हो, मैं बता रहा हूं ना, इसीलिए स्टूडेंट का आपका डिमांड डायग्राम ही एकदम यूनिक दिखता है। कुछ कुछ स्टूडेंट बहुत बढ़िया बनाते हैं नो डाउट, बट जो है तो मैं बता रहा हूं। अब नाम में क्या लिखा है, डिमांड इज लेस इलास्टिक एज कंपेयर टू प्राइस। अब डिमांड क्या है, पेट्रोल का, डीजल का क्या हुआ है, कम हुई है, मेजर हुई है क्या, नहीं, जबकि प्राइस कितना चेंज हुआ है,
60-70 से 115-120 पहुंच चुका है। जो नेसेसिटी वाली चीजें रहती है ना, अब मिल्क भी कभी 10 रुपीज लीटर मिला करता था, आज 25 नहीं 50 रुपीज लीटर मिल रहा है। क्या हुआ? डिमांड कम हो गई क्या? थोड़ी सी कम हुई होगी, लोगों ने और सब्स्टिट्यूट कम कंजम्पशन किया होगा, लाइक दैट। डीडी इज अ स्टीपर। और क्या लिखोगे? फिफ्टी बाय 100, ठीक है, 50 बाय 100 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या लिख सकते हो? इफ इज लेस देन 1, ये चीजें मेंशन करनी होगी। फास्ट मेंशन इट। और ईडी क्या लिख लो यहाँ पास, इज इक्वल टू 50 बाय 100 करना है, वो कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो इसके साथ, लेकिन ये इजी है। 0.5 जिसको बोलेंगे ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1। और हर जगह आपको क्या लिखना है? P moves from P1 and Q decrease from Q to Q1। तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो चीजें आपको मेंशन करनी होगी एक्सप्लेनेशन में। आंसर आप इतना बड़ा लिख सकते हो ऐसे क्वेश्चन आने के बाद कि मतलब जो 8 मार्क्स का आ जाए तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों बोल रहा हूं? इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन समझ लो एग्जाम में ऑलरेडी है, जो भी पढ़ रहे हो सभी आएगा। रीजन क्या है? मार्क्स कवरेज इतना ज्यादा है कि मैं क्या बोलूं। टोटल 30 मार्क्स का कवरेज है। 30 अभी मालूम पड़ रहा है क्या? क्या मैं पूरा लेक्चर क्यों डाल रहा हूं? 15 3A एंड 15 3B। तो चैप्टर नंबर 3 हुआ ना, मैं बोला ना चैप्टर नंबर 3 का टोटल 30 मार्क्स है। अब आप एक बार चेक कर लीजिए, क्या आपके डायग्राम कुछ ऐसे ही दिखने चाह रहे हैं? मैं पहले भी बोला था आपके डायग्राम सब एक जैसे दिखते हैं। किसके किसके डायग्राम एक जैसे दिख रहे हैं? हैंड रेस करो। क्यों अलग एक जैसा दिख रहा है? क्यों ऐसा क्यों? ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूं, कुछ कुछ के हैं तो एकदम, कुछ के एकदम स्टीपर है, कुछ के एकदम फ्लैटर है, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन। जबकि मैंने पहले ही आपको इंटीमेट किया था कि आपके आपके डायग्राम, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, सुन लेना। एटलीस्ट जब स्केल रखो ना, जब डीडी डिमांड का ड्रॉ करते वक्त पॉइंट कहीं भी आए, थोड़ा सा उसको स्टीपर और फ्लैटर रखने की कोशिश करो। ओके, पॉइंट तो देखो कैसे हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप सब डायरेक्टली ऐसे ऐसे बनाते जाओगे तो इट्स ऑफ कंप्लीटली नो यूज, वो बाद में आपको प्रॉब्लम देगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि वो सर्कल करके एग्जामिनर छोड़ देगा उसको, बिकॉज वो स्टीपर फ्लैटर और वो यूनिटरी दिखना चाहिए। नहीं 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 नहीं, देखो आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, इस तरह नहीं करने का है। जो मैंने बताया है, मैं बताते वक्त आपको बताया ही था कि प्राइस मैंने कितनी कम की है, बहुत स्मॉल, और क्वांटिटी में कितना मेजर चेंजेस किया है। जब आप ये दोनों चीजें फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या आएगा, और आप बोलोगे सर जगह नहीं है। अरे कैसे जगह नहीं होगी? मैंने क्या बोला था आपको, जितनी आपकी एक्स एक्सिस है उसका सबसे पहले आपने क्या लिया था, 50%, और प्राइस का भी लाइन का आपने क्या लिया था, 50%। तो कैसे बोल सकते हो आपके पास जगह नहीं है? मैंने तो 50% ही लेने को बोला है ना।
आप डायग्राम बनाते वक्त मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब आपने डायग्राम बनाते वक्त ऐसी बना दिया, अब ये आ रही है आपकी लाइन, और भी मैं हटा देता हूं। अब आपके पास जगह ही नहीं बचती है क्या करने के लिए, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। डिक्रीज करने के लिए तो दोनों डिक्रीज तो होने नहीं वाले हैं। सप्लाई में आपने ऐसा कर दिया, एक बार मैं चला भी लूंगा, राइट। सेफ प्ले क्या रहता है, 50% मार्किंग करके ही डायग्राम बनाने का, किसका, एक्स एंड वाई एक्सिस का। तो ऑटोमेटिकली आपका क्या आएगा, करेक्ट आने के चांसेस है। आपको स्पेस भी बराबर मिलेगी, कितनी भी छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, इररिस्पेक्टिव। क्योंकि छोटी जगह है तो क्या हुआ, उससे क्या होने वाला है, समझ में आ रहा है क्या कुछ, चलेगा। तो इसका एक प्रैक्टिस करना, बिकॉज एग्जाम में ये सम्स बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं, और कहीं पास से भी आप डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में कमजोरी मत देना। रीजन वही है आपका, हर जगह क्या लिख सकते हो, टाइम है तो अच्छा खासा, एक्स एक्सिस डिनोट्स क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस डिनोट प्राइस। हमने जैसे डायग्राम बनाया तो वो लिखने का है, P मूव फ्रॉम P टू P1, prices increase from P to P1 and quantity decrease from Q to Q1। so increase decrease का word ये लिखना, और लास्ट में स्टीपर है, फ्लैटर है, क्या हो रहा है उसके बारे में लिखोगे। फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला के बाद दूसरे लाइन में क्या लिखोगे, फॉर्मूला के ऊपर की वैल्यू लिखोगे, उसके बाद वैल्यू का क्या लिखोगे, रिजल्ट लिखोगे। देयरफॉर ed is equal to this and that, 1 है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, 0 है, इनफाइनाइट है। तो जब आप ये सब लिखोगे तो ऑलमोस्ट एक डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन कितने पेज में जाएगा, 1 पेज में जाएगा। खाली खाली पेज नहीं, डायग्राम जहां बनाया वही बस खाली रहेगा, बाकी कंटेंट रहेगा जब आप पूरा डिटेल में लिख रहे हो। अब वही चीज को जैसे मैंने अभी शॉर्टकट में बनाया है, अब ये तो पूरा लिखेंगे, अब यही चीज को कहां लिखेंगे, ये सब चीज को रिप्रेजेंट कहां करेंगे, हम फिर से फॉर्मूला में भी डिटेल में करेंगे। और आपको मस्ती चढ़ रही टाइम है तो फॉर्मूला पूरे डिटेल में लिखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 2-3 लाइन उसमें भी खा जाएगा। आपको और ज्यादा मस्ती चढ़ी है तो आप और क्या कर सकते हो बताओ, परसेंटेज चेंज का शॉर्टकट लिखने के बाद चेंज उसका एक्सप्लेनेशन, ऐसा मत करना, बहुत हो जाएगा। तो मतलब आपका जो कंटेंट वाइज है मैं उसको रेडी कर रहा हूं, बिकॉज जब तक आप कंटेंट नहीं लिखोगे तब तक एग्जामिनर आपको मार्क्स देने से इनकार करता है, उसको मन ही नहीं करता है। ओके, और इतने प्यार से बनाओ, आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेंगी आपको। आप कोई भी चीजें आपको मगअप नहीं करनी है, ध्यान रखना है हेडिंग से, आपको सब आराम से सब कुछ सही चलेगा। डन। So that's it for today. See you all in the next lecture. Take care. Bye bye.